Welcome everyone, this is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Physics. Today we are going to discuss one more topic of chapter number 6 of class 11th, that is work power energy. और आज के हम लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेशन फोर्सेस, राइट। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। चलिए लेट्स स्टार्ट राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये हमारा आज का टॉपिक है, राइट। अच्छा, तो आज के टॉपिक में हम पढ़ रहे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो सिंपल सी बात करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। देखो, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जिन फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन प्रोड्यूस होता है, जिन फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होता है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। दो पॉइंट्स के बीच में जो पाथ है उससे वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। यानी सीधा सा मतलब है कि ये पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। ए से बी तक जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। यानी आप ए से बी ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, कैसे भी जाओ घूम फिर के, ए से बी तक जाने का जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, यानी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ए और बी के बीच में जो वर्क होगा, ए से बी तक जाने का जो वर्क होगा वो फिक्स होगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे आप लॉन्ग रूट लो, चाहे आप शॉर्ट रूट लो, पाथ पे डिपेंड वर्क नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? फोर्सेस ड्यू टू विच वर्क डन is independent of path। ठीक है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अच्छा, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। देखो, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं पहले। देखो, लेट्स सपोज, सिंपल क्या, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। चलो, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, राइट। और आपको ए से बी तक एक एम मास की बॉडी को पहुंचाना है, लेट्स सपोज, है ना। ए से बी तक पहुंचाना है तो हम तीन रूट से जाएंगे। एक रूट हम ये वाला ले सकते हैं, सीधा ए से बी जाएंगे डायरेक्ट। एक रूट हम ये ले सकते हैं, पहले ए से लेट्स सपोज यहाँ तक जाते हैं पॉइंट ओ तक, और ओ के बाद यहाँ जाते हैं बी तक, राइट। अच्छा, एक रूट और ले लेते हैं। चलो, एक रूट लेते हैं कि हम ऐसे जाएंगे, दिख रहा है, हाँ, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे और फिर वापस आएंगे ऐसे। तो तीन रूट हमारे पास हैं, राइट, तीन रूट है हमारे पास, ठीक। अच्छा, डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y, और ये भी कितना है, ये डिस्टेंस भी लेट्स सपोज है y, राइट। इतना भी y है, उतना ही y है, और ये है आपका x, राइट। अच्छा, अब देखो, मैं निकालूंगा वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाई किससे निकालना है मेरे को? भाई, जो एम मास की बॉडी है इस पर ग्रेविटी वर्क कर रही होगी कि नहीं? भाई, ग्रेविटी इसको नीचे खींच पुल कर रही होगी। लेट्स सपोज ये यहाँ ग्राउंड ही है ना, ये ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड है, राइट, दिस इज ग्राउंड, ठीक। तो ग्रेविटी जो है इसको पुल कर रही होगी नीचे, इस मास को, यहाँ भी जो मास है एम मास है ना, उसको ग्रेविटी पुल कर रही होगी। कितने फोर्स से पुल कर रही होगी? तो फोर्स mg फोर्स से पुल कर रही होगी नीचे, है ना। ग्रेविटी कितनी फोर्स लगाती है? mg, है ना। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशन हम जानना चाह रहे हैं कि जब हम इसको ए से बी तक लेके जाएंगे तो ग्रेविटी के द्वारा वर्क कितना होगा। जब हम इसको ए से बी तक इस पाथ से लेके जाएंगे तो ग्रेविटी के द्वारा वर्क कितना होगा, और जब हम इस पाथ से ए से बी तक लेके जाएंगे तो ग्रेविटी के वजह से वर्क कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ मैं पहले। इसका एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटी। और भी बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, राइट। अच्छा, अब हाँ भाई, तो इसका एक सीधा सा एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, और अब हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे
कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरीके से एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि लेट्स सपोज एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, और इस पॉइंट ए से बी तक कोई लेट्स सपोज m मास की बॉडी है, उसको हम ए से बी तक लेके जाते हैं। हम 3 पाथ्स को फॉलो करते हैं। लेट्स सपोज एक पाथ हमने ऐसे फॉलो किया, ए से हम बी तक गए इस तरीके से, ठीक है, ए से ओ गए, ओ से बी गए, और एक तरीके से हमने इस तरीके से गए ए से, ठीक, इस तरीके से चले, और एक पाथ हम फॉलो कर लेते हैं, एक पाथ हमने ये वाला फॉलो किया। ठीक, तो ये 3 पाथ हमने फॉलो किए, एक पाथ हमने ये वाला फॉलो किया, एक पाथ ये वाला फॉलो किया, और एक पाथ हमने ये वाला फॉलो किया ए से बी तक जाने के लिए। राइट, अब हम मान लेते हैं लेट्स सपोज ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, इतना डिस्टेंस y है, और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये पूरा 2y है। राइट, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब देखो क्या होगा कि m मास की जो बॉडी है इस पर ग्रेविटी पुल कर रही होगी, इसके नीचे कितना पुल कर रही होगी, mg फोर्स से पुल कर रही होगी। ठीक, अच्छा, तो लेट्स सपोज ये है हमारा फर्स्ट पाथ, ये हमारा सेकंड पाथ, और ये हमारा थर्ड पाथ। और वर्क डन फर्स्ट पाथ की बात करते हैं। वर्क डन ऑन फर्स्ट पाथ देखो, वर्क डन फर्स्ट पाथ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा हमारा फॉर्मूला होता है। तो ग्रेविटी कितनी फोर्स लगा रही है इस, अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो देखो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है mg की। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ये जो पाथ है ये 2 पाथ में कन्वर्टेड है, एक पाथ तो ये वाला है और एक पाथ ये वाला है ना। तो यहाँ पे आप 2 पाथ में इसको डिवाइड करके चलेंगे कि पहले हम देख लेते हैं वर्क डन ए से ओ तक, वर्क डन ए से ओ तक, और उसके बाद फिर वर्क डन ओ से बी तक। वर्क डन ए से ओ तक की बात करते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा प्लस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अच्छा, ग्रेविटी कितनी फोर्स लगा रही है नीचे, तो ग्रेविटी देखो नीचे फोर्स लगा रही है इस पर mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x, और थीटा देखो कितना है, थीटा है 90। भाई फोर्स ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो ये थीटा कितना हो गया 90, cos 90, cos 90 क्या होता है 0, cos 90 होता है 0, तो ये पूरी टर्म हो गई 0। ठीक, प्लस, अच्छा इसकी बात कर लेते हैं, ये बॉडी जब यहाँ से यहाँ जाएगी तो फोर्स तो नीचे लग रही है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है y, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है y, ठीक है, और थीटा देखो फोर्स नीचे लग रही होगी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो थीटा कितना हो गया 180, तो cos 180, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो वर्क डन हुआ आपका -mg y, वर्क डन कितना हुआ -mg y। राइट, अच्छा, तो ये हुआ वर्क डन ऑन फर्स्ट पाथ। बात कर लेते हैं वर्क डन ऑन सेकंड पाथ, वर्क डन ऑन सेकंड पाथ। अब देखो वर्क डन ऑन सेकंड पाथ पे ध्यान दो अगर आप गौर से, तो जब आप इस पाथ को फॉलो कर रहे हो तो आप हॉरिजॉन्टली भी चलते हो और वर्टिकली भी चलते हो, है ना। पहले आप वर्टिकली चले फिर हॉरिजॉन्टली। अब आप खुद देखो, आप वर्टिकली कितना चले, ये इतनी हाइट, फिर 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 इतनी, यानी कुल मिला के यही हाइट तो चले आप। ठीक है, और अगर आप हॉरिजॉन्टली देखो तो आप पहले ये चले हॉरिजॉन्टली, फिर ये चले, 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 यानी आप इतना ही डिस्टेंस तो चले। तो यानी वही बात तो हो गई जो आपने अभी अभी की, आप ऐसे चले और ऐसे चले, वही तो बात हो रही है। देखो आप हॉरिजॉन्टली कितना चले इतना, और वर्टिकली कितना चले इतना, ये भी यहाँ भी यही दिखाई दे रहा है। देखो आप हॉरिजॉन्टली कितना चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, कुल मिला के इतना डिस्टेंस ही तो चले। और वाई को देखो, वर्टिकली को देखो, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, यहाँ भी चले और यहाँ भी चले, तो कुल मिला के इतनी हाइट ही तो कवर अप करी आपने। तो ये तो वही केस हो गया जो अभी अभी पढ़ा आपने, इतना ही वर्क तो आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली भी आप इतना ही चल रहे हो जितना यहाँ चले थे, यहाँ भी इतना ही चल रहे हो, वर्टिकली भी आप उतना ही चल रहे हो जितना यहाँ चले थे। तो कुल मिला के सेकेंड केस में भी वर्क यही आएगा, कितना, -mg y। समझ में आ गई बात। अच्छा, थर्ड केस की बात कर लेते हैं। थर्ड केस, अब देखो थर्ड केस में हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे, ए और ये हो गया O, B, ये C, लेट्स सपोज D। तो A से C तक का वर्क, फिर C से D तक का वर्क, फिर D से B तक का वर्क। तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, वर्क डन फ्रॉम A टू C प्लस वर्क डन फ्रॉम C टू D प्लस वर्क डन फ्रॉम D टू B। ठीक है, वर्क डन फ्रॉम A टू C की बात करते हैं। चलो वर्क डन फ्रॉम A टू C देखो, वर्क डन फ्रॉम A टू C कितना होगा, वर्क डन फ्रॉम A टू C, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितनी है देखो, फोर्स लग रही है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2y, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2y, थीटा कितना है, थीटा देखो फोर्स नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, थीटा हो गया 180, तो ये हो गया cos 180 प्लस वर्क डन फ्रॉम C टू D। C टू D चलते हैं तो फोर्स जब बॉडी यहाँ पहुंचेगी तो फोर्स तो ऐसी लग रही है, नीचे ही लग रही है, यानी कि mg। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना किया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आपका x, और cos कितना हो गया 90। 90 कैसे हो गया, क्योंकि फोर्स ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऐसे, एंगल कितना होगा 90। राइट, समझ में आ रही है ये बात। ठीक है, अब देखो जब आप D से B पहुंचे, D से B आप नीचे आ रहे हो तो फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। ठीक है, फोर्स भी नीचे यानी mg, डिस्प्लेसमेंट कितना करा यहाँ से यहाँ तक आने में y। ठीक है, और देखो एंगल कितना है, एंगल है 0। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं, cos 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा -2mgy
ये cos 90 होता है 0, तो ये पूरी टर्म हो गई 0 और ये हो गया प्लस एम जी वाई, तो माइनस 2mgy और प्लस mgy हो गया माइनस mgy। तो वर्क डन थर्ड केस में कितना आया माइनस mgy। वर्क डन थर्ड केस में कितना आया माइनस mgy। तो देखो फर्स्ट केस में कितना आया था माइनस mgy, सेकंड में कितना आया था माइनस mgy और थर्ड में कितना आया माइनस mgy। तो देखो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो रहा है यहाँ पे वर्क डन। वर्क डन कैसा हो रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, ये क्या कहते हैं पाथ को फॉलो नहीं करता, हर बार वर्क डन कैसा रहता है सेम रहता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है एक कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो देखो उल्टा हो जाएगा कंजर्वेटिव का। कंजर्वेटिव में क्या था वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होगा वर्क डन बाय दीज फोर्सेस विल डिपेंड ऑन पाथ, राइट। फोर्सेस ड्यू टू विच वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है। पाथ पे जब वर्क डन डिपेंड करे ऐसी फोर्सेस को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्रिक्शन। इसका क्या एग्जांपल है बहुत अच्छा फ्रिक्शन, ठीक है। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको भी वेरीफाई करके देखेंगे कि भाई लेट्स सपोज दिस इज अ ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, एक ग्राउंड है राइट, मतलब हम ऊपर से देख रहे हैं, लेट्स सपोज फुटबॉल का ग्राउंड है और यहाँ पे एक कोई मास रखा हुआ है एम मास, ठीक, एम मास है और इसको ए से हमको बी तक ले जाना है। लेट्स सपोज दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, या लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है बी, ठीक है, यहाँ से यहाँ ले जाना है, ठीक, ए पॉइंट से बी पॉइंट। तो एक पाथ ये है जाने का, एक पाथ हमने ये फॉलो किया और एक पाथ हमने ये फॉलो किया, ऐसे गए और फिर ऐसे आए, ठीक है। एक पाथ ये फॉलो किया और एक पाथ ये फॉलो किया, यानी कि ए से बी तक जाने के लिए हमने यूज़ किया ए सी डी बी और एक पाथ फॉलो किया हमने ए बी, ठीक है। अब हम मान लेते हैं इस ग्राउंड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको गिवन है, लेट्स सपोज 0.5। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है हमको 0.5, या म्यू ही मान लेते हैं, अभी हम वैल्यूज तो ले नहीं रहे। म्यू है आपका यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ यह है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। अच्छा तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे, जब आप ए से बी तक जाओगे, जब आप ए से बी तक जाओगे कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन की फोर्स, देखो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है हम पढ़ ही चुके हैं। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू आर और आर की वैल्यू कितनी होती है एम जी। आर की वैल्यू किसके बराबर होती है एम जी, हम फ्रिक्शन वाले चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो फोर्स की वैल्यू हो गई म्यू एम जी। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ ये एक्स है ये वाई है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका x। और देखो जब बॉडी ऐसे चलेगी तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा भाई, जब फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन, ठीक है, मोशन या इंटेंशन ऑफ मोशन। तो अगर बॉडी ऐसे चल रही है तो फ्रिक्शन उल्टा लगेगा, हमेशा फ्रिक्शन अपोज करता है। तो अगर बॉडी ऐसे चल रही है तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, तो कॉस क्या हो गया 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी हुई -1, तो यानी कि माइनस म्यू एम जी एक्स विल बी वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। अब बात करते हैं वर्क डन फ्रॉम ए टू सी टू डी टू बी। वर्क डन फ्रॉम ए सी डी बी, ठीक है। अब आप देखो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ मैं इस वर्क को, ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं वर्क डन फ्रॉम ए टू सी, फिर लिख सकते हैं वर्क डन फ्रॉम सी टू डी, फिर लिख सकते हैं वर्क डन फ्रॉम डी टू बी, ठीक है। अच्छा अब देखो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी की बात कर लेते हैं, इधर से इधर चले जब हम, तो ये हो जाएगा आपका फ्रिक्शन की फोर्स कितनी हुई म्यू एम जी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ y, और देखो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट होता है तो cos 180 प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू डी। तो जब आप ऐसे चलोगे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, अब भी cos 180 आएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स हो गई आपकी म्यू एम जी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x और एंगल कितना है 180। फिर d से b तक चले आप, जब आप d से b तक चले तो देखो अब आप ऐसे चल रहे हो, आप ऐसे चल रहे हो है कि नहीं, और फ्रिक्शन उधर लग रहा है,
फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में है, तो यानी कि फोर्स की वैल्यू हो गई म्यू एम जी, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका वाई, ठीक, और फ्रिक्शन की एंगल हो गया आपका 180, ठीक। अच्छा अब देख लो, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी वाई, फिर ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी एक्स, और ये फिर से आ जाएगा आपका माइनस म्यू एम जी वाई। तो देखो यहाँ पे वर्क डन कितना आ रहा था, माइनस म्यू एम जी एक्स, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस म्यू एम जी वाई, माइनस म्यू एम जी एक्स, माइनस म्यू एम जी वाई, यानी कुल मिला के माइनस 2 म्यू एम जी वाई माइनस म्यू एम जी एक्स, है ना। म्यू एम जी को कॉमन ले लोगे तो जो भी आएगा, ठीक। तो आप देखो दोनों केसेस में वर्क डन क्या है, अलग अलग। तो जब आप ए से बी तक जा रहे हो, तो जब आप पाथ चेंज कर देते हो तो वर्क डन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। पाथ को चेंज करने से वर्क डन की वैल्यू क्या हो रही है, वर्क डन की वैल्यू चेंज हो रही है। और अगर वर्क डन क्या है, डिपेंड कर रहा है पाथ पे, तो ऐसी फोर्स क्या हो जाएगी आपकी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगी। तो फ्रिक्शन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना, ठीक। तो ये बात की हमने आज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की, ठीक। आगे बढ़ लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है, मैकेनिकल एनर्जी आप समझते ही हो, मैकेनिकल एनर्जी क्या क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये लॉ ये बोलता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी कि उसकी मैकेनिकल एनर्जी फिक्स होती है, कंजर्व होती है, राइट। वो एनर्जी लॉस नहीं होती, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाई जाए। समझ में आई बात, इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम बोला है मैंने। तो क्या मतलब है इस लॉ का, कि एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी of an isolated system is constant या conserved, is constant या conserved। यानी कि एक सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, एक आइसोलेट सिस्टम की, आइसोलेट सिस्टम से मतलब है क्या, उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लग रही हो उस सिस्टम में, ठीक है। तो उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कंजर्व होगी, उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कंजर्व होगी, कांस्टेंट, यानी वो फिक्स रहेगी और उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं होगी। ऐसा भले ही हो सकता है कि उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए और पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए, या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, लेकिन अगर तुम दोनों को मिलाओगे तो सम क्या आएगा, हमेशा सेम ही आएगा। यानी मैकेनिकल एनर्जी कुल मिला के एक सिस्टम की क्या होती है, उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी प्लस उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गई बात। तो हमको ये बात प्रूफ करनी है, ठीक। प्रूफ करनी है तो ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द ग्राउंड, ठीक, और ग्राउंड से हमने h हाइट ऊपर यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है m मास की, ठीक, m मास की बॉल रखी हुई है, ये h हाइट है हमारे पास, ठीक। और हमने इस बॉल को ड्रॉप कर दिया। अब इस बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो ये बॉल ड्रॉप करते हैं तो बॉल ऊपर से नीचे आएगी, है ना। तो कुछ टाइम बाद ये बॉल यहाँ होगी और कुछ टाइम बाद ये बॉल फिर ग्राउंड को हिट करेगी। तो हम ये तीन पोजीशन है, तीनों पोजीशन पे हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जीज की पता करने की कोशिश करेंगे, राइट। अब हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस कितना है x, ठीक। तो जब बॉल ऊपर थी, है ना, इनिशियल कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है, कंडीशन 1, जब बॉल ऊपर थी तो देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते तो जब बॉल ऊपर थी देखो तब इसके पास कोई मोशन था, कोई मोशन नहीं था, इसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, वेलोसिटी जीरो थी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो थी। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को आप यू से भी डिनोट करते हो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, यही तो था। तो देखो ये कितनी हाइट पे, h हाइट पे है, m इसका मास है तो mgh, यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। h हाइट पे रखी हुई है ना, हाइट से आपको क्या मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। जितनी ज़्यादा हाइट पे कोई चीज़ होगी उतनी ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी इसकी, है ना, एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो कुल मिला के होगी mgh। कितनी हो गई, mgh। ये हुई आपकी कंडीशन नंबर 1। अब आ जाते हैं कंडीशन नंबर 2 पे।
कंडीशन 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। जब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, जब ये सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है, पोजीशन 2 या कंडीशन 2, ठीक है। तो कंडीशन हम बोल के पोजीशन बोल देते, चलो पोजीशन 1 और पोजीशन 2। अब देखो, अब ये बॉडी ऊपर से नीचे आ गई है भाई, जब ये यहाँ पहुंची हुई है तो ये ऊपर से नीचे, जब ये आपने ऊपर से ड्रॉप कर दी तो गिर रही है। अब गिर रही है, अभी जब ये इस लोकेशन पे, उस लोकेशन पे मैं कोई आर्बिट्री लोकेशन मैंने सेलेक्ट कर ली है, कुछ भी रैंडमली, ये वाली वो लोकेशन है, और मैं यहाँ पे क्या जानना चाह रहा हूँ, उसकी मैकेनिकल एनर्जी जानना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखो तो ये कितनी हाइट पे है, देखो कितनी हाइट पे, अभी ये पहले h हाइट पे थी, अब कितनी हाइट पे है, तो ये हाइट देखो ये कितनी है, ये h माइनस एक्स। तो अभी h माइनस एक्स हाइट पे है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होगी mg, और हाइट कितनी है, हाइट है h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी पता लग गई। काइनेटिक एनर्जी पता कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब v तो मुझे पता ही नहीं, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये मुझे जाननी है, तो हम लगा लेते हैं न्यूटन का कौन सा लॉ लगाएंगे, देखो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, डिस्टेंस है x, है ना, और एक्सेलरेशन हमको पता है नीचे कितना लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, राइट। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है ना न्यूटन की, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, या v² माइनस u² प्लस 2as, जैसा आपको लिखनी है, जैसे आपको अच्छा लगता हो, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी हमको निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, टू एक्सेलरेशन नीचे कितना होता है g, और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस चला है x। तो भाई यहाँ से यहाँ तक जब बॉडी पहुँची होगी तभी की तो वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूँ मैं, तो वही सारी वैल्यूज़ ली है मैंने, यहाँ से यहाँ तक की मोशन की कैलकुलेशन करी है। तो v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2gx, ठीक है, यानी v की वैल्यू आ गई आपकी, ये v² ही छोड़ के हमको तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो v² रखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई हाफ m इंटू 2gx, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी आ गई mgx। कितनी आ गई, mgx, राइट। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई mgx, राइट। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, यहाँ से टोटल एनर्जी हो गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgx, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला था mgh माइनस एक्स, mgh माइनस एक्स, mgh माइनस एक्स। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया mgx और प्लस mgh माइनस mgx, तो mgx से mgx कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा आपके पास mgh। तो देखो पहले टोटल एनर्जी कितनी आ रही थी, पहले टोटल एनर्जी आ रही थी आपकी mgh, और फिलहाल अभी भी टोटल एनर्जी सेकंड पोजीशन पे क्या आ रही है, mgh। अब बात कर लेते हैं थर्ड पोजीशन की, ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, थर्ड पोजीशन की बात कर लेते हैं। थर्ड पोजीशन की बात घर कर लेते हैं, चलो ठीक है। पोजीशन थर्ड पोजीशन की बात कर लेते हैं। थर्ड पोजीशन की बात करते हैं, देखो थर्ड पोजीशन में बॉडी कहाँ पहुँच गई है, बॉडी नीचे पहुँच गई है, बॉडी नीचे पहुँच गई है, तो नीचे पहुँच गई है, हाइट कितनी हो जाएगी, हिट करने से जस्ट पहले, हिट नहीं करी है अभी मैंने, कौन सी पोजीशन ली, हिट करने से जस्ट पहले, यानी अभी तक हिट नहीं करा, अभी तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं है, यानी नीचे पहुँच गई है। तो जब नीचे पहुँच गई है तो हाइट कितनी हो गई है, नीचे पहुँचने पर हाइट तो हो गई है 0, ठीक है, नीचे पहुँचने पर हाइट कितनी हो गई है, 0 हो गई है। हाइट अगर 0 हो गई है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, तो यहाँ हाइट 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0। काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। अब आपको यहाँ की वेलोसिटी हिट करने से जस्ट पहले की वेलोसिटी कितनी होगी, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का मोशन कंसीडर करना होगा, तो फिर से आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as, है ना, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। तो नीचे की वेलोसिटी v, ऊपर की वेलोसिटी थी u, ठीक है, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना होता है नीचे की तरफ g, और आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक चलने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, h डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, तो ये हो गया 2g h, v² की वैल्यू हो गई 2gs। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ mv² के फॉर्मूले से हाफ m इंटू 2gh, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई mgh, यानी कि आपकी टोटल एनर्जी यहाँ पे कितनी हो रही है, यहाँ पे टोटल एनर्जी आ रही है आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से, ठीक है, mgh कितनी आ रही है, mgh। तो देखो यहाँ पे भी mgh थी, यहाँ पे भी mgh थी, और यहाँ पे भी कितनी आई आपकी mgh, यानी कि तीनों लोकेशंस पे टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट, कंजर्व। तो यानी कि कहीं पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, कहीं काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो सकती है,
लेकिन कुल मिला के आप देखो तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। यानी कि एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर तो हो सकती हैं, काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में, लेकिन उन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। यह है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, राइट। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में करके मुझे बता देना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।